हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा फिजिक्स की क्लास चल रही थी और फिजिक्स क्लास में जो है हम कंटिन्यू हैं आज विद्युत जनित्र के साथ बच्चों, ठीक है, जिसको हम डायनेमो भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और हमारा एक टारगेट है कि पूरा का पूरा जो है फिजिक्स बहुत जल्दी ख़त्म करना है। 15-20 दिन जो समय है आपका, उसमें पूरा का पूरा फिजिक्स हमें ख़त्म करना है। और ऑलरेडी हमने जो है पूरा प्रत्यावर्ती धारा तक जो है बच्चों पढ़ लिया बच्चों, ठीक है ना। अब जो है थोड़ा सा ही बच चुका है और आशा है कि पूरा प्रकाशिकी भी हम बहुत अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, सारा का सारा काम हो जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो मैंने फिजिक्स की तबाही नामक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहाँ पे जाके पूरा फिजिक्स केवल 47 वीडियो में आप पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। पूरा फिजिक्स वो मतलब रैपिड फायर है, वहाँ पे आप जाकर के पूरे कंसेप्चुअल के साथ जो है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं ज़्यादा डिफाइन करके बताता हूँ, इससे थोड़ा सा लंबा समय चल रहा है, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स की क्लास और पढ़ेंगे विद्युत जनित्र को, ठीक है। प्रयास किया था कि आज लाइव आऊँगा बच्चों, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लाइव हो नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने जो है ये रिकॉर्डेड क्लास जो है आपके लिए डाल रहा हूँ। कल से हम लोग लाइव आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत जनित्र। और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है विद्युत जनित्र का बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखते हैं वही प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है बच्चों। जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्यों इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, ये भी हम जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, यहाँ पे जब हम इस धारा जनित्र को पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए कि हम प्रत्यावर्ती धारा को जब उत्पन्न करते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या है बच्चों। तो मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था और मैंने आपको कहा था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी अगर आयताकार फ्लक्स को या फिर आयताकार लूप को बच्चों अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने की वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें एक प्रेरित धारा मिलती है बच्चों, ठीक है ना। सिद्धांत यही होने वाला है जो मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है और इसी सिद्धांत के आगे जो है मैं इस पूरे के पूरे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनेमो को खत्म करने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देखिएगा, हम जो है यहाँ पे एक चुंबक रखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमने ये चुंबक के दो ध्रुव रख लिए हैं बच्चों, याद रखिएगा। एक है एन पोल और एक है बेटा यहाँ पे एस पोल, ठीक है ना। एन पोल हो गया और एक हो गया आपका एस पोल। और इस ध्रुव की जो है हम कह सकते हैं इस चुंबकीय ध्रुव के बीच में जो है हम एक आयताकार लूप रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक आयताकार लूप रखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। आयताकार लूप जो होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा आयताकार लूप, ठीक है बाबू। चलिए ये है हमारा आयताकार लूप, ठीक है। चलिए ये आयताकार लूप है बच्चों और ये कह सकते हैं आप ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। और एक बात और भी समझना है कि ये बीच में खाली है, ये केवल लूप है तार का, ठीक है बाबू, बीच में खाली है, ठीक है बाबू। अब जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि नीचे की साइड में, ठीक है ना, यहाँ पे एक जो है इस प्रकार की वलय लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ तो सही रहेगा। यहाँ पे रिंग लगा हुआ है बाबू, ठीक है ना, ये वाला एरिया है, ये रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। और एक रिंग बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, जरा ध्यान देंगे। एक जो रिंग है वो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है बाबू, यहाँ पे लगा हुआ है। ये रिंग क्यों लगा हुआ है अभी बताएंगे। और फिर आप देख पा रहे होंगे बेटा, आप देख पा रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से जो है हम एक धारा को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको काले से रख लेता हूँ। एक सर्किट बनाएंगे और यहाँ पे एक धारा लेकर के आएंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, हम जो है यहाँ से यहाँ पे बच्चा एक बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो गया, बल्ब हो गया हमारा ऐसे, एक बल्ब लगा लिया और इसका कनेक्शन यहाँ पे। अब सुनिए जरा, यहाँ पे बच्चों कार्बन ब्रश है, क्या काम है, सारा फंक्शन बस मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार चित्र बना लिया जाए हम लोग, बाकी जो है सारा का सारा फंक्शन अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि धारा की दिशा क्या होगी, कैसे होगा, ये सारा चीज़ समझते हैं क्योंकि चित्र हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया बच्चों। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो आयताकार लूप है इसमें धारा प्रवाहित होगी। मैंने आपको कहा कि सिद्धांत क्या होने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कोई धारा लूप गतिमान होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस विद्युत वाहक बल के द्वारा जो है एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी इसके अंदर,
ये कंसेप्ट है हमारा। और ये कंसेप्ट मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में पूरा का पूरा समझाया है मैंने आपको, ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, आप पूरा वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब समस्या आती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये वलय क्यों लगाया गया, ये रिंग आपने क्यों लगाया। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर ये कुंडली घूमेगी और इसमें तुमने तार ज्वाइंट किया है तो तार तो फिर तो उलझ जाएगा उसी में। अगर ये कुंडली घूमने लगेगी तो ये तार आपस में ही उलझ जाएगा, और उलझने के बाद हो सकता है तार टूट भी जाए, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पे रिंग लगाया बच्चों, क्योंकि अगर ये कुंडली नाचेगी बच्चों ना, अगर ये कुंडली घूमेगी तो इस रिंग के अंदर घूमेगी, इस रिंग के अंदर घूमेगी, और रिंग भी फिक्स है, रिंग नहीं घूमने वाला है, रिंग फिक्स है बेटा। रिंग के अंदर ये कुंडली घूमेगी, रिंग जैसे मान लीजिए ये घुमा तो ये जो है यहाँ से आते हुए यहाँ से अभी जो है इस प्रकार से है, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे इस प्रकार से तो ये इस किनारे पे है। और अगर ये एक बार घूम जाएगी बच्चों, अगर एक बार आधा चक्कर घूमेगी, आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ आप देखिए ये बाहुबली को, ठीक है ना, बाहुबली याद है ना, महेंद्र बाहुबली। अगर मान लीजिए ये एक लूप है और इसको मैं एक बार ऐसे घुमा दूं तो ये केवल आधा चक्र ही घुमा, क्या घुमा बेटा, आधा चक्र ही घुमा, और इसको एक बार और घुमाऊंगा तो जो है ये क्या हुआ, पूरा चक्र घुमाया, वापस से आगे वहीं पे, यानी कि पूरा चक्र घूम गया है। तो एक बात बताइए, जब मैं इसको आधा चक्र घुमाऊंगा, इसको जब मैं आधा चक्र घुमाऊंगा तो ये वाला जो चीज़ है ना यहाँ पे चला जाएगा घूम करके, क्योंकि ये घूम करके यहाँ पे आएगा, फिर एक चक्कर घुमाएंगे तो फिर इधर से घूम के इधर पहुँच जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ये गोलाकार है बच्चों, ये कैसा है, ये गोलाकार है, गोलाकार रिंग है, इस साइड में है, घूमेगा तो इधर पहुंच जाएगा आधा चक्र, फिर घूमेगा तो वहीं पहुंच जाएगा। याद है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इसमें, ठीक है बाबू, ऐसे घूम रहा है। और उसके बाहर हमने कार्बन ब्रश लगाया है और उससे तार को कनेक्ट किया है। कार्बन ब्रश हमेशा इसके टच में रहता है, और टच में रहने के कारण क्या होगा, सारा का सारा करंट जो है इसमें उतरेगा। अब एक बात समझना ये है, एक बात ये समझना है कि धारा किधर बहेगी, धारा उत्पन्न कैसे हो रही है, वो मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है कि एन पोल से एस पोल की तरफ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। बार बार बताऊँ कि यहाँ से जो है बल रेखाएं निकल के इस साइड में जाती हैं, एन से बल रेखाएं निकलती चुंबकीय और जाती हैं एस में। जब एन से एस में जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बल रेखाएं इससे होकर के जाएंगी। एक बात जरा बताइए, अगर ये धारा लूप अगर ऐसे होता तो इसमें से क्या कोई भी बल रेखाएं होके जाती क्या, नहीं होके जाती, सब की सब ऐसे निकल जाती। लेकिन जब ये घूमेगा तो इसके अंदर से बल रेखाएं होके जाएंगी, इसके अंदर से बल रेखाएं होके जाएंगी, और जैसे जैसे ये घूमता रहेगा तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, बल रेखाओं की इससे होकर के जाने वाली संख्या में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, जिसका नाम हमने दिया फ्लक्स परिवर्तन। और इसी के कारण जो है इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है धारा उत्पन्न कर देता है। बात समझ आई, धारा कैसे उत्पन्न हो रही है, पहला कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सर ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, मैंने क्या बताया आपको कि ये धारा जो ये लूप के घूमने की वजह से होता है। आपने टरबाइन का कंसेप्ट देखा होगा कि डैम जब होता है तो डैम के ऊपर से पानी जब गिराया जाता है तो टरबाइन के ब्लेडों के ऊपर पानी गिराया जाता है ताकि टरबाइन की ब्लेड घूमे, और जब टरबाइन की ब्लेड घूमती है ना तो इसी प्रकार का एक लूप होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और वो घूमता है क्योंकि ब्लेड के क्योंकि एक बाहरी एनर्जी तो चाहिए हमको इसको घुमाने के लिए, और इसको घुमाने के लिए हमने किसकी एनर्जी यूज किया, हमने उस डैम को यूज किया, हमने उस पानी की एनर्जी की यूज किया, उस पानी की स्थितिज ऊर्जा का यूज किया हमने बच्चों, ठीक है ना। और उस पानी की स्थितिज ऊर्जा का यूज करके जब उसको हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डायनेमो को प्लेट पे गिरा रहे हैं, डायनेमो का प्लेट घूमता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे धारा लूप है, एक धारा लूप है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, एक धारा लूप यहाँ पे है आपका, एक धारा लूप है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ये क्या है, चुंबक है आपका, ये क्या है बेटा आपका चुंबक है, मान लेता हूँ ये एन पोल है, ये एस पोल है, और यहाँ पे जो है ना ये एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, एक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है टरबाइन लगा हुआ है, और टरबाइन आप देख सकते हो इस प्रकार की टरबाइन की क्या है बेटा, आपकी टरबाइन के ऐसे ब्लेड है बच्चों, ठीक है ना, ये टरबाइन है। और जब इस पर वाटर गिरेगा, इसके ऊपर जब वाटर गिरेगा तो टरबाइन की ब्लेड क्या होगी, घूमेगी, और इसके घूमने की वजह से क्या होगा, ये आपका जो पूरा का पूरा लूप है वो घूमने लगेगा, और इससे होकर के जाने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी उनमें परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये तो आपने कंसेप्ट समझ लिया। लेकिन धारा उत्पन्न तो हो रहा है, पर यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की बात चल रही है बाबू, तो इसका कंसेप्ट क्या है पूरा वो भी तो समझना पड़ेगा हमें। तो कंसेप्ट भी हम यहाँ पे बेटा समझते चलेंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट को भी हम लोग लेते चलेंगे यहाँ पे और देखते चलेंगे, ठीक है बाबू। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि अब धारा तो उत्पन्न हो चुकी है इसके घूमने की वजह से, ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और उसकी वजह से धारा उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी तो प्रत्यावर्ती धारा
एक निश्चित समय के बाद अपना दिशा बदल देती है। ठीक है बाबू, जैसे कि मान लीजिए अगर धारा जो है x से y जा रही है, x के y की तरफ जा रही है, तो एक निश्चित समय के बाद जो है वो y से x की तरफ चलने लगेगी। ठीक है ना बाबू, वो किधर चलने लगेगी, y से x की ओर चलना प्रारंभ कर देगी। ये है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो एक निश्चित समय के बाद अपने दिशा में परिवर्तन कर लेती है। तो एक बात जरा बताइए, अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको ये कहने का प्रयास करूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कुंडली जो है बाबू, ठीक है ना, ये जो कुंडली है ये एक अक्ष के परितः घूम रही है। ठीक है बाबू, एक अक्ष के परितः घूम रही है। ये मैंने अक्ष मान लिया, थोड़ा टेढ़ा हो रहा गया, इसको आप सीधा कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अगर ये कुंडली जो है बाबू एक अक्ष के परितः घूम रही होगी, ठीक है ना, मान लेता हूँ कि ये कुंडली यूँ घूम रही है। ठीक है बाबू, मान लेता हूँ ये कुंडली क्या है, ऐसे घुमाई जा रही है। ठीक है, अगर ये कुंडली ऐसे घूम रही है, ठीक है बाबू, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये वाला चीज़। ठीक है ना, और धारा किस में बहने वाली बाबू, धारा इसी में तो बहेगी, धारा तो बेटा इसी में बहने वाली है। तो जब धारा इसमें बहने वाली है तो इसके लिए ये चालक हुआ। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है, इसमें धारा नहीं बहती है और इसमें धारा बहने वाली, ये दोनों का परिणाम शून्य होता है बाबू। ये मैंने आपको पीछे समझा रखा है, याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है ना, तो केवल धारा में इन्हीं मानों में हमें देखना है, एक में मान किधर जाएगा, दूसरे में धारा किधर बह रही होगी। ठीक है बाबू, जरा ध्यान समझेंगे। तो यहाँ एक बात है, धारा कहीं ना कहीं दोनों में चलेगी, और धारा चलने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। याद रखेंगे क्या कहता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाबू। ठीक है ना, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है बेटा, वो ये कहता है कि अंगूठा हमेशा चालक की दिशा को दिखाता है। अंगूठा चालक की दिशा को दिखाता है, याद रखिए दाहिना हाथ लेना है, अंगूठा चालक की दिशा को दिखाएगा, और ये जो तर्जनी होती है आपकी, ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये आपकी ये जो मध्यिका है ये दिखाती है धारा की दिशा को। ठीक है बाबू, ये दिखाती बेटा धारा की दिशा को। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान समझना यहाँ पे। अब जो है अगर ये कुंडली बेटा ऐसे घूम रही है तो इसके लिए ये एक चालक होगा, चालक AD, और एक चालक यहाँ पे BC है। तो जरा एक बात बताइए, जब एक कुंडली घूम रही है तो यहाँ पे जो AD वाला चालक है बेटा वो अंदर क्यों जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, और यहाँ पे BC वाला जो चालक है बेटा वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये चालक हो गया। अब बताइए जरा, अगर एक चालक अंदर की तरफ जा रहा है तो चालक की दिशा में अंगूठा करेंगे, चालक की दिशा में क्या करेंगे, दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम बाबू। ठीक है ना, दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम क्या होगा, उसमें अंगूठा अंदर की तरफ, क्योंकि चालक जो है अंदर की तरफ जा रहा है, घूम रहा है ऐसे घूमने के कारण ये जो चालक है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो AD चालक है बेटा वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा उसकी दिशा में करेंगे। और अंगूठा यदि उसकी दिशा में हुआ तो ये जो आपकी तर्जनी है आपको पता है किसकी दिशा में हो जाएगी, ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। और मैंने अभी कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर थी, N से S की तरफ होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप याद रखिएगा किधर होगी बेटा, N से क्या होगी, S की तरफ होगी। तो आपका जो ये जो तर्जनी है वो कहाँ जाएगी, वो सीधे जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा जाएगा बेटा कहाँ, अंगूठा जाएगा चालक की दिशा में। और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है वो नीचे की तरफ किसको दिखाती है, प्रेरित धारा को दिखाती है। ठीक है बाबू, ये धारा किधर चल रही है, यानी कि आप देख रहे हो कि AD में जो धारा है बेटा, AD के अंदर जो धारा चल रही है वो नीचे की तरफ चल रही है। हमने कहीं से नहीं, हमने कंसेप्ट से निकाला, मज़ेदार मक्खन वाला कंसेप्ट से निकाला है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैं यूज़ करके बता रहा हूँ। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे फ्लेमिंग का या फिर हथेली का नियम, ये सब मैंने आपको यूज करके बताया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट में, पूरा डेरिवेशन में यूज करके इनको बताया, और यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है ना, दूसरी चीज़, जब ये कुंडली ऐसे घूम रही होगी, जब ये लूप ऐसे घूम रहा होगा, ये अंदर जा रहा है तो इसमें धारा इधर जाएगी, ये चीज़ ऊपर की तरफ आ रहा है, ये वाला जो है बाबू BC जो है ये ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये चालक जब ऊपर आएगा तो चालक की दिशा में क्या करना, अपने को अंगूठा करना है। तो चालक की दिशा में अगर अंगूठा करोगे तो चालक दिशा में अंगूठा, तर्जनी किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। धारा की दिशा कौन बताएगा, ये देखिए ऊपर की तरफ कौन सी है, ये मिडिल फिंगर प्रेरित धारा बताएगी बाबू, यानी कि आपको ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा। यानी आपकी धारा क्या हो रही है, यूं बह के आ रही है। ठीक है बाबू, ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए, ऐसे देखो आप लोग। ठीक है ना बाबू, यहाँ से बहते हुए ऐसे जा रही है। मजा आया, अच्छा लगा कंसेप्ट। देखो अभी अब तो ये जो है ना, अब आधे जब चक्कर घूमेगी बाबू ना, जब ध्यान दीजिएगा, अब आधे चक्कर घूमेगी तो एक दिमाग में लॉजिक आप कंसेप्ट लेके चलिएगा। जब ये ऐसे था
ये ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ऊपर की तरफ आने वाले चालक में जो है धारा ऊपर की तरफ बह रही थी, धारा जो है बेटा ऊपर की तरफ बह रही थी, और जो चालक नीचे की तरफ जा रहा था उसमें धारा नीचे की तरफ बह रही है। ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ बह रही है। लेकिन एक समय के बाद जब ये आधा चक्कर घूमने वाला ही होगा, अब ये जब जैसे ही आधा चक्कर घूम गया होगा, अब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये जो सिरा जो पहले क्या था, जो बीसी सिरा था बेटा, जो पहले बीसी सिरा था वो अभी क्या होगा, ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी घूमते समय ऊपर आ रहा है। लेकिन अब जो है आधा चक्कर घूमने के बाद क्या होगा, वो नीचे जाएगा। अब वो क्या होगा बेटा, नीचे जाएगा। और जो सिरा नीचे जा रहा था अब वो सिरा क्या होगा, ऊपर आएगा। अब वो चालक क्या होगा बेटा, ऊपर आएगा। फिर समस्या खड़ी होगी। फिर समस्या क्या खड़ी हुई, जिस चालक में ऊपर की तरफ धारा बह रही है उसके आधे चक्कर जैसे घूमने के बाद धारा फिर से क्या होगी, वो धारा फिर से नीचे की तरफ बहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्लेमिंग महोदय ने बताया कि चालक दिशा में अंगूठा कर दो और क्या है, तर्जनी कर दो क्षेत्र दिशा में, तो मिडिल फिंगर आपको बताएगी कि धारा किधर बह रही है। अब बताओ जरा, ये वाला चालक, ये जब पहला क्या था, ये बीसी था, ऊपर की तरफ आया धारा क्या बह रही, ऊपर की तरफ बह रही थी। और जैसे ही नीचे जाने लगा, जैसे नीचे जाने लगा तो चालक की दिशा क्या हो गई, नीचे की तरफ हो गई। जब चालक की दिशा अंदर की तरफ होगी तो अंगूठा अंदर की तरफ करोगे, और ये क्या होगी, तर्जनी जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मिडिल फिंगर बताएगी धारा कहाँ बह रही है, नीचे की तरफ। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो चुका है, यहाँ एक बात कंफर्म हो चुका है कि आधे चक्र में धारा इस चालक में नीचे की तरफ बह रही थी और इस चालक में ऊपर की तरफ बह रही थी, और अगले आधे चक्र में धारा जो है बाबू वो इस चालक में नीचे की तरफ बहेगी और इस चालक में ऊपर की तरफ बहेगी। बात समझ में आई, मज़ा आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है ना। अगला भी एक यहाँ पे देखो, एक चित्र मैं और बना रहा हूँ, ये आधे चक्र के लिए हो गया, अगले आधे चक्र के लिए यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ बाबू, ठीक है ना। देखो पूरा कंसेप्चुअल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, आप लोग लाइक नहीं करते हो शेयर करना वीडियो को, ठीक है ना, ताकि जो है औरों को भी इस अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ने का मौका मिले बच्चों, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर और करते रहिएगा, बाकी आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब जो है हमने यहाँ पे इस आधे चक्र को रखना है, अपने को बेटा इस आधे चक्र को रखना है। अब सुनो ज़रा, जब हम ये आधा चक्र को रख रहे होंगे ना, तो हमें यहाँ पे फिर से देखो, ये तो स्थिर है, ये तो हटेगा नहीं, ये तो कार्बन बस तो स्थिर है, मैंने आपको बताया ये स्थिर है। तो सुनिए ज़रा, अब क्या होगा, अब होगा यूँ, अब होगा कुछ ऐसा, ठीक है बाबू। और यहाँ पे जो कार्बन ब्रश था बाबू वो कैसा बन जाएगा, आप देखोगे कि ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है बाबू, ऐसे बन गया। वो वहीं पे है, ध्यान देना, हो सकता है इधर उधर हो रहा है लेकिन ये स्थिर है, ये नहीं हट रहा है, ठीक है बाबू। और जो है आप देख रहे हो कि धारा के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे बल्ब है, सर्किट आपका बेटा वहीं पे है, सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही है। ये सब जो है आपका जो कार्बन ब्रश आपको दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये सब आपका वही है, सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस ये घूम रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ हो सकता है कि उस तरह का चित्र यहाँ ना बना हो तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग बन गए, नहीं वो वही है, जो ऐसा है वही ऐसा है, ठीक है, यहीं पर भी है। बस अंतर क्या है, अंतर देखो, अब ए बी नीचे से जा करके ए डी इधर आ गया, ए डी बेटा इधर आ गया, और ए बी आधा चक्र घूम करके, सॉरी ये बी सी जो है आधा चक्र घूम करके इधर आ गया। बात समझ में आई। अब वापस से फ्लेमिंग का नियम इस पर लगेगा, और चूंकि अभी तक बी सी में धारा जो है ऊपर की तरफ बह रही थी, लेकिन अब बी सी जो है अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब फिर घूमेगा, और फिर घूमेगा तो ये क्या होगा, बी सी अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इस अक्ष के परितः ये लूप जो है कहाँ तक घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है, घूम रहा है ना। जब ये इस साइड में जाएगा तो अब BC नीचे जाने लगा, अब बेटा BC नीचे जाने लगा, और जब BC नीचे जाएगा, जब BC बेटा नीचे जाने लगेगा तो बताया ना मैंने कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होगा, ये अंगूठा जो है चालक की दिशा में, चालक कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये अंगूठा क्या होगा, चालक की दिशा में, अंगूठा चालक की दिशा में, तर्जनी जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, N से S की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मिडिल फिंगर बताती है कि प्रेरित धारा किधर बहती है, क्योंकि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम मैंने आपको बताया है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि तीनों उंगलियां दाएं हाथ का 90 डिग्री पे होनी चाहिए, अंगूठा चालक की दिशा को बताता है, ये बताएगी, तर्जनी जो है बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो बताती है प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा, धारा की दिशा नहीं, प्रेरित धारा। और ये प्रेरित धारा क्या है, जो इसके घूमने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, वो वाली धारा है, याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू।
तो वो धारा क्या हो रही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अगर हम अंगूठा चालक की दिशा में ले जाएं तो क्या होगा, ये तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ बताई जाएगी, क्या धारा नीचे की तरफ धारा बहने लगी। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले धारा बह रही थी बीसी में ऊपर की तरफ, अब उसी बीसी में धारा जो है नीचे की तरफ बह रही है। अब याद रखिएगा, और आप देखेंगे कि जो एडी है, एडी के अंदर बेटा क्या हो रहा है, एडी के अंदर जो है, अब याद देखिएगा एडी के अंदर, एडी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, एडी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। जब एडी ऊपर की तरफ आएगा तो आपको दाएं हाथ का नियम वापस लगाना है, अंगूठा चालक की दिशा में, चालक की धारा ऊपर की तरफ, तो अंगूठा चालक दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, फिर मिडिल फिंगर आपको बताएगी कि धारा किधर बह रही है। मिडिल फिंगर क्या बताएगी, धारा किधर बह रही है, तो धारा ऊपर की तरफ बह रही है, मिडिल फिंगर यही तो बता रही है ना। यानी कि अभी धारा क्या हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, यूं ऐसे जाने लगी धारा, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना, धारा जो है ऐसे जाने लगी। आपको सामने से देखने तो लग रहा है यही कि धारा तो ऐसे ही चल रही है, लेकिन जब चालक में देख रहे हैं, चालक में धारा परिवर्तित हो रही है ना, चालक में जो है बेटा धारा तो परिवर्तित हो रही थी, चालक में धारा जो है वो तो परिवर्तित हो रही थी। आप देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि अभी बीसी में क्या होने लगा, बीसी में धारा जो है ऊपर की तरफ पहले चल रही थी, अभी बीसी में धारा नीचे की तरफ चल रही है। और सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि एडी जो था यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था, एडी जो है बेटा, एडी जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था, तो एडी के अंदर जो था वो नीचे की तरफ धारा बह रही थी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, और ये ऊपर आ रहा था, इसमें ऊपर की धारा बह रही थी, ठीक है ना। यानी कि जो नीचे जाएगा, जो अंदर जाएगा उसमें धारा नीचे बहेगी, जो ऊपर की तरफ आएगा उसमें धारा ऊपर बहेगी, ये भी आप कह सकते हो, इस तरह से भी याद कर सकते हो। लेकिन फ्लेमिंग का नियम अगर आप लगाओगे तो मज़ा आएगा, और एग्जामिनर को भी मज़ा आएगा, ये पूरा कंसेप्ट अगर आप उसको लिख के बताओगे तो, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या होगा, पहले आप लिखोगे इसका सिद्धांत, विद्युत जनित्र है क्या, प्रत्यावर्ती जनित्र है क्या, ठीक है बाबू। तो इसमें आपको सीधे सीधे परिचय में लिखना है कि विद्युत धारा जनित्र एक ऐसा जनित्र है जिसमें एक कुंडली को घुमाने से, एक चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। ये उसका सिद्धांत हो गया। उसको लिखने के बाद तुरंत जो है आप संरचना बनाओगे, और संरचना के बारे में, ये संरचना बनाने के बाद इसके बारे में नीचे संरचना हेडिंग डाल करके आपको लिखना है पूरा। यहाँ पे दो चुंबक की ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है, और इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र तुरंत होता है, जाहिर सी बात उत्पन्न होगा, क्यों, क्योंकि एन से बल रेखाएं निकल के एस में जाएंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और इसके बीच जो है हम एक कुंडली ए बी सी डी रखते हैं, जो कि दो कार्बन वलयों से, दो रिंग से या दो वलयों से जो है जुड़े होते हैं। इनके जो सिरे हैं बेटा वो दो वलयों से जुड़े होते हैं, और ये दोनों वलय जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, और इनसे एक कार्बन ब्रश, याद रखेंगे यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये जो है आपका वलय है, ठीक है बाबू, इनको क्या कहते हैं, रिंग या वलय कहते हैं, वलय है बाबू, यहाँ पे धातु का वलय है, और ये क्या है, कार्बन ब्रश, ठीक है बाबू, कार्बन ब्रश जो है इसको C2 कह सकते हैं, और इसको कार्बन ब्रश C1 कह सकते हैं बाबू, ठीक है ना। और ये जो है आपका क्या है, बल्ब है, ये आपका बल्ब है, नामकरण कह सकते हैं, ऐसा कोई मतलब समस्या की बात नहीं है, इस तरह से नाम दे देंगे तो सही रहेगा। और इसको चुंबक का ध्रुव दे देंगे नाम। तो जब संरचना आप लिख लेंगे तो संरचना के बाद जो है आप उसका क्रियाविधि, आप उसके पूरी क्रियाविधि को समझाएंगे, तो अगली हेडिंग क्या होगी, क्रियाविधि होगी, और फिर उसमें आप लिखेंगे जब चालक चलता है तो किस प्रकार से धारा उत्पन्न होती है, किस प्रकार से धारा की दिशा होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया फ्लेमिंग का नियम लेकर के, उसी तरह से जो है आपको पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करनी है। और यही एक छोटा सा कंसेप्ट था डायनेमो का, यही छोटा सा कंसेप्ट जो है बेटा वो डायनेमो का था। और यहाँ पे जो है ना एक विद्युत वाहक बल जो होती है, हमारी जो धारा होती है वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। और मैंने इसका प्रूफ, इसको निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से जो है अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा दूंगा, एक बार आपको मैं बता दूंगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। अगर इसके सूत्र पर अगर आप बात करेंगे तो हम इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है। इसका सूत्र भी कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम सारे बच्चों को पता है, मैंने सारे बच्चों को बताया भी है बाबू, ठीक है ना, कि चूँकि जब ये घूमेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, ठीक है ना बाबू। तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होगा, बी ए इंटू कास थीटा, बी ए इंटू क्या होता है बेटा, कास थीटा होता है। अच्छा सुनिए जरा यहाँ पे, बी ए इंटू कास थीटा ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है बाबू। एक बात बताओ, फ्लक्स का सूत्र होता है मतलब ए क्या है, ए जो है क्षेत्रफल सदिश है, ए जो है क्षेत्रफल सदिश है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण क्या है आपका, थीटा है। आप कहेंगे सर ये क्षेत्रफल सदिश का, मैं पीछे से कई सारी वीडियो से बताते आ रहा हूँ। अगर ये आपका लूप है, अगर ये धारा लूप है, तो वो क्या, ये आपका जो है क्षेत्रफल है, और इसके जस्ट लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। क्या होता है बाबू,
क्षेत्रफल सदिश होता है। तो जरा एक बात बताएंगे यहाँ पे, अगर आपकी कुंडली जो है घूम के ऐसे गई है, ठीक है ना, तो क्या है, क्षेत्रफल सदिश आपकी इधर है और विद्युत क्षेत्र क्या है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र आपके इधर है। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है बेटा वो क्या है, थीटा। ये मैंने आपको पीछे बहुत समझा रखा है, ठीक है ना, आप उसमें जाकर देखते रहिएगा, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, क्या कुंडली इस स्थान से कहीं हिल रही है क्या? नहीं, वो अपने स्थान से नहीं हिल रही, कुंडली भी वहीं पे है, लेकिन इसमें केवल कोणीय परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये गोल गोल घूम रही है और गोल गोल घूमने की वजह से क्या हो रहा है, कोणीय परिवर्तन हो रहा है। और जब कोणीय परिवर्तन होता है यानी कोणीय विस्थापन होता है, तो एकांक समय में कोणीय विस्थापन ही कोणीय वेग कहलाती है बाबू, ठीक है ना। एकांक समय में कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है बाबू, कोणीय वेग, यानी कि थीटा बटा में टी। एकांक समय में कोणीय विस्थापन क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है, क्योंकि आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, लेकिन यहाँ पे विस्थापन कैसा है, कोणीय रूप में है, इसलिए कोणीय विस्थापन तो कोणीय वेग होगा। इसको आप इधर लाएंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। ये कक्षा जो है 11वीं का कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है बाबू। इसको ले जाके यहाँ रखोगे ना तो फाइव बी बराबर क्या होगा, बी इंटू ए, और ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। मजा आया यहाँ पे कंसेप्ट लेकर के। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, ठीक है बाबू। अब हम जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगर चलने का प्रयत्न करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बटा में डी टी, ठीक है ना, और डी फाई कहते हैं डी बी ही है। और आप देखोगे तो माइनस डी अपान डी टी, और डी बी की जगह क्या हो जाएगा आपका, बी ए कास ओमेगा टी। आप बात समझ पा रहे हैं बच्चों, इसके जगह पे हमने ये रख दिया इसका मान, ठीक है बाबू। अब जो है ई बराबर क्या होगा, माइनस डी बटा में डी टी। तो सुनिए जरा यहाँ पे, ये तो दोनों चेंज होने वाले नहीं, क्षेत्रफल सदिश वैसा ही रहता है, बी जो है बेटा वो भी वैसा रहता है। तो एक काम करेंगे, दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो बी इंटू ए हो जाएगा, और ये माइनस तो पहले से था। अब बच गया आपका डी बटा में डी टी, और ये क्या है, कास ओमेगा टी। डी बटा डी टी क्या बताता है बेटा, कि अवकलन हो रहा है। क्या बताता है, अवकलन हो रहा है। डी बटा डी टी बता रहा है कि टी के सापेक्ष कास ओमेगा टी का अवकलन होता है। बच्चा एक बात याद रखना यहाँ पे, अगर साइन ए एक्स का अवकलन क्या होता है, सॉरी कास है ना जी, यहाँ पे कास ए एक्स का जो अवकलन होता है, कास का अवकलन माइनस साइन ए एक्स होता है, इंटू क्या होता है बेटा, इंटू ए होता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि माइनस बी इंटू ए इंटू क्या होगा, कास ओमेगा टी का माइनस हो जाएगा, ठीक है बाबू, माइनस कास ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का अवकलन होता है तो इंटू ओमेगा हो जाता है बाबू। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि ई बराबर क्या होगा, ई बराबर जो होगा माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। तो बचा केवल क्या, बी ए, और ये ओमेगा पहले लाइएगा, ओमेगा, और ये देखिए आप, सॉरी यहाँ पे कास का जो होता है ना, साइन होता है जी, कास ओमेगा टी का अवकलन बेटा साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। ये आपका एक फार्मूला बना, ठीक है ना। और इसी फार्मूले को अगर हम आगे डिफाइन करें तो हम इसके जगह पे ना ई ज़ीरो कर देते हैं, यानी कि ई बराबर ई ज़ीरो, इसको पूरा ई ज़ीरो के बराबर मान लें, ई नॉट के बराबर मान लें, तो क्या होगा, ये साइन ओमेगा टी यहाँ पे एक जो है विद्युत वाहक बल के रूप में आपका एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से धारा का और किस प्रकार से विभव का भी समीकरण आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसी को ई जो है, अगर परिपथ में प्रतिरोध जो है अगर आपका शून्य है तो उस कंडीशन में ई जो है भी के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी यह भी समीकरण हो जाएगा। और मैंने इसी तरह से मैंने आपको पीछे समीकरण जो है आपके प्रूव करा रखे हैं बाबू, तो आप जा करके ये तीनों समीकरण को आप देख भी सकते हैं। तो ये विद्युत धारा जनित्र का जो है डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया, जब आप विद्युत धारा जनित्र लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये डेरिवेशन भी काम आएगा, और ये पूरा डेरिवेशन भी लिख देंगे, मज़ा आ जाने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने कुछ अच्छा कंसेप्ट सीखा है बच्चों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।